हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके सुपर एमएस 91 पे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। इस सफलता सीरीज के अंतर्गत आज हम पॉलिटी का चौथा वीडियो पढ़ेंगे। दोस्तों, ये पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जिसके अंतर्गत हम मूल अधिकार, मूल कर्तव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, आज का अपना हम पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को किस बात की गारंटी देता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है विधियों का समान संरक्षण, विधि के समक्ष क्षमता, आर्थिक संसाधनों का समान वितरण या विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो ये कह रहा है कि अनुच्छेद 14 ठीक है भारत के नागरिकों को किस प्रकार की गारंटी की बात करता है। यदि आप ये आंसर जानते हो तो कमेंट में तुरंत ही अ ब स द में से आंसर दें। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका जो आंसर होगा विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण। आंसर क्या होगा इसका? द होगा। ठीक है, आंसर द होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए आप सभी लोग, लिखा है कि निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। देखिए मूल कर्तव्य आप जानते हैं 11 मूल कर्तव्य हैं, उनमें से कह रहा है कौन सा नहीं है। देखिए ऑप्शन ए दिया है संविधान का पालन करना और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। ये हमारे मूल कर्तव्य में इसकी व्याख्या है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं ऑप्शन सामाजिक एकता एवं बंधुता को बढ़ावा देना। क्या ये मूल कर्तव्य में इसका जिक्र है? हाँ दोस्तों, इसका भी जिक्र है। राष्ट्र की संप्रभुता को बनाए रखना एवं उसे बढ़ावा देना। ठीक है, यह भी मूल कर्तव्य में है। ठीक है, सैन्य और अकादमिक उपाधियों को छोड़कर। तो ये जो है द, इसका जिक्र हमारे मूल कर्तव्य में नहीं है। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? द। चलिए हम आगे चलते अपने अगले प्रश्न पे। दोस्तों देखिए अपना आज का तीसरा प्रश्न, लिखा है किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ऑप्शन में 44वां संविधान संशोधन या 42वां संविधान संशोधन या 26वां या 25वां। तो आप सभी लोगों को पता है कि यह 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा ये क्या किया गया है? जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है। क्या पहला ऑप्शन में है हम आदेश देते हैं, या सशरीर को प्रस्तुत करना, या रोकना, या प्रमाणित होने या सूचित करने के लिए। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं कि उत्प्रेषण का जो शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना या किसी को सूचित करने के लिए। ठीक है, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय अन्य लोगों को सूचित करने के लिए उत्प्रेषण शब्द का प्रयोग या रीट जारी करता है। तो आंसर हमारा द सही होगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है, लिखा है कि कुछ मौलिक अधिकारों को निम्नलिखित में से किसे नहीं दिया गया है। कौन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिसे लोगों को नहीं दिया गया है? देखिए, क्या दिवालिया हुए व्यक्ति को नहीं दिया गया है, या विदेशी नागरिकों को, या मृत व्यक्ति को, या राजनीतिक पीड़ितों का। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर सही होगा, आंसर जो सही होगा वो होगा ब, विदेशी नागरिकों का। किसको? विदेशी नागरिकों का। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि देखिए इनमें से किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षा बल कर्मियों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है। कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो सुरक्षा बल कर्मियों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है? ऑप्शन में अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 21। क्या इन चारों में से कौन सा है जो प्रतिबंध लगाता है? तो यह है आंसर हमारा। आप अगर जानते हो तो आंसर कमेंट में लिखिए। यहाँ पे देखिए आंसर जो हमारा सही होगा वह होगा 33, अनुच्छेद नंबर 33। यह कहता है कि सुरक्षा बल कर्मियों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है जो हमारा, लिखा है कि
निम्नलिखित में से कौन सी रीट केवल लोक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है? लोक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। ठीक है, कौन सी रीट जारी की जा सकती है? जो विभागीय कर्मचारी होते हैं जो अपने कार्य को सही तरीके से नहीं करते हैं, तो न्यायालय द्वारा कौन सा रीट जारी की जा सकती है? उन्हें अवगत कराने के लिए यह रीट है परमादेश। ठीक है, परमादेश आंसर होगा हमारा परमादेश। उत्प्रेषण तो आप जानते ही हैं, उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है? सूचित करना। क्या करना? सूचित करना। अभी आपको जस्ट हम बताएंगे भी। ठीक है, और बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? कोई भी अगर किसी भी व्यक्ति को हम गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने उपस्थित कराना होगा। ठीक है, लेकिन उसमें आने जाने के समय को छोड़कर यह रीट जो जारी की जाती है वह बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। आगे हम इसको देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? क्या 2 प्रकार की या 3 प्रकार की या 5 प्रकार की या 6 प्रकार की? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो रीट जारी की जाती है वह 5 प्रकार की है। ठीक है, कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की है। चलिए आगे देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है? अल्पसंख्यक के हित के बारे में बात की गई है। कौन से अनुच्छेद में? क्या अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 29 में या अनुच्छेद 19 में या 29 में या 32 में? तो आप जानते हैं कि अनुच्छेद 14 जो है समता की बात करता है। किसकी बात करता है? समता की बात करता है। अनुच्छेद 19 क्या है? स्वतंत्रता की बात करता है। किसकी? स्वतंत्रता की बात करता है। और अनुच्छेद 32 जानते हैं आप किसकी? संवैधानिक उपचारों की बात करता है। संवैधानिक उपचारों की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बचा अनुच्छेद 29। तो अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 29, तो आंसर सही हो जाएगा अनुच्छेद स। ठीक है, आंसर सही हो जाएगा स। चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है देखिए लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संदर्भित है। तो देखिए ये जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है वो किसके द्वारा संदर्भित है? केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार के लिए या राज्य सरकार या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, चारों ऑप्शन दिए गए हैं। और आप जानते हैं कि ये जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की जाती है अनुच्छेद 21, ये किससे संबंधित है? मूल अधिकारों से संबंधित है। किससे संबंधित है? मूल अधिकार से संबंधित है। आपको पता है 14 से लेकर कहाँ तक? 36। ठीक है, ये मूल अधिकार के बारे में बात की जाती है अनुच्छेद में। तो यहाँ 21 जो है मूल अधिकारों के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, चलिए आंसर हमारा बहुत सही होगा। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि देखिए निम्न में से किस अधिकार के तहत प्रेस की आज़ादी दी गई है? प्रेस की आज़ादी कौन से अधिकार के तहत दी गई है? तो देखिए यहाँ पे विधि के समक्ष क्षमता या अभिव्यक्ति का अधिकार या संघीय स्वतंत्रता या काम की सुरक्षा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा, जो प्रेस की आज़ादी होती है वह अभिव्यक्ति का अधिकार होता है। क्या होता है? अभिव्यक्ति का अधिकार। तो आंसर हमारा ब सही होगा। ठीक है, आंसर हमारा ब सही होगा। चलिए हम आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारा कहता है कि देखिए यहाँ से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 उपलब्ध कराता है। अनुच्छेद 19 क्या बताता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता या 7 प्रकार की स्वतंत्रता या 8 प्रकार की स्वतंत्रता या 9 प्रकार की स्वतंत्रता। तो जो अनुच्छेद 19 है यह स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन कितने प्रकार की स्वतंत्रता दिलाता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता। ठीक है, कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए लिखा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की क्षमता का प्रावधान करता है? लोक नियोजन में अवसर की क्षमता का प्रावधान करता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में लिखा है अनुच्छेद 22, ऑप्शन में दिया अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद
25। अगर आप एक बार भी देखे होंगे अनुच्छेदों के बारे में तो आपको पता होगा लोक नियोजन की बात, ठीक है, अनुच्छेद 16 करता है। तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा? ब। कौन सा सही होगा? ब। तो चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है 2, ये लिखा है मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है। अब मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? क्या फ्रांस के संविधान से लिया गया है, या भारत के संविधान से लिया गया है, या स्पेन के संविधान से लिया गया है, या सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है? तो ये बताना है मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है। आप सभी लोग जानते होंगे तो इसका आंसर तुरंत आप दें, आपको पता होगा। तो यहाँ पे देखिए आंसर जो होगा द, मतलब कि सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य लिया गया है, ठीक है। आंसर हमारा द सही होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कहता है कि निम्न में लिखित में से कौन प्रकृति में न्याय संगत है। प्रकृति में कौन न्याय संगत है? क्या मूल कर्तव्य है, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व हैं, मूल अधिकार हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी जानते हैं जो प्रकृति में न्याय संगत है वह हमारा सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार। बच्चों देखो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछते हैं, जिससे कि आपको ऐसा लगता है कि यह प्रश्न कहाँ से पूछ दिया और कितना कठिन है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपके प्रश्न बड़े आसानी से सॉल्व होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सर्वोच्च, देखिए ध्यान से, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का मूल निम्नलिखित में से किस मामले में घोषित किया गया। ये जो मूल शब्द है, ठीक है, मूल मतलब होता है आधार, जिससे कि हमारे संविधान का विकास है, ठीक है। तो कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का मूल निम्नलिखित किस मामले से घोषित किया गया है। ऑप्शन में दिया है केशवानंद भारती मामला, गोलकनाथ मामला, या मिनर्वा मिल्स मामला, या गोपालन मामला। मतलब 4 मामले दिए गए हैं, इनमें से कौन मामला है जिनमें मूल की घोषणा की गई है भारतीय संविधान में। तो आप सभी जानते हैं इसका जो आंसर होगा वह केशवानंद भारती मामला 1973 में हुआ था, केशवानंद भारती मामला, ठीक है। उस समय की ये बात है, तो मूल शब्द को जोड़ा गया था। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला, भारत में सूचना का अधिकार कब अधिनियमित हुआ। इम्पोर्टेंट है ये, सूचना का अधिकार इम्पोर्टेंट, इसको बना लीजिएगा। सूचना का अधिकार कब अधिनियमित हुआ है, ये आप जानते हैं। ऑप्शन दिया 15 अगस्त 2005, या 15 मार्च 2005, या 15 जून 2005, या 15 जुलाई 2005। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियमित हुआ। तो आंसर ये हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं अपने हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो कहता है, लिखा है कि इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार का हटा दिया गया है। मतलब संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। किससे? मूल अधिकार से, ठीक है, मूल अधिकार से हटा दिया गया है संपत्ति के अधिकार को, लेकिन किस संविधान संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन में है 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, और या तो 45वां संविधान संशोधन। तो जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसे हटाया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? 44वें, जो 1978 में, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है, लिखा है कि देखिए रेट के बारे में बताना है कि यह रेट का क्या अर्थ है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय में पेश किया जाना। जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसे न्यायालय में पेश किया जाए, यह कौन सा रेट कहता है? यह कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो भी व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसे न्यायालय में पेश किया जाए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? असही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि इनमें से वह कौन सी रीट है, ठीक है, जो लोकहितवाद के रूप में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के सामने आता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सामने आता है, कौन सी ऐसी रीट है? ऑप्शन में दिया है राजनीतिक दलों, देखिए एक बार ऑप्शन देख लीजिए चारों, हाँ देखिए ध्यान से, लिखा है राजनीतिक दलों का चुनाव पदाधिकारियों के समक्ष आपत्ति दर्ज करना,
या राजनीतिक हस्तक्षेप के खिलाफ, या निचली अदालत के फैसले के खिलाफ, या एक समान विषय के खिलाफ। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या सही होगा, जो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के सामने आता है, ए आंसर सही होगा द, एक सामान्य विषय के खिलाफ। आंसर क्या होगा, द, एक सामान्य विषय के खिलाफ। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए हमारा, देखिए दोस्तों लिखा है, सॉरी दोस्तों देखिए यहाँ पे मिस प्रिंट है, ये 21वां प्रश्न है लेकिन 31 हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। लिखा है निम्नलिखित में से किसे रीट जारी करने की शक्ति है। निम्नलिखित में से किसे रीट जारी करने की शक्ति है। आप सभी लोग जानते होंगे, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय, या प्रशासनिक अधिकरण। तो आप जानते हैं कि रीट जारी करने की शक्ति दोनों न्यायालय को, मतलब कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो आंसर हमारा सही क्या होगा, अ। चलिए आगे देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। संदर्भित है, मतलब किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया है संघ सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। तो आप समझिएगा अनुच्छेद 27 का जिक्र हम मूल अधिकार में ही पढ़ते हैं, और ऐसे भी आप आंसर पे टिक लगा सकते थे, नहीं तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए कोई कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा, द। ठीक है, आंसर द। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न जो है ये कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का आधार क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछ चुका है, जीवन का आधार। ठीक है, तो जीवन का आधार क्या है, राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, या मूल अधिकार है, या धार्मिक अधिकार। तो जीवन का जो आधार है वो मूल अधिकार है। क्या है, मूल अधिकार है। दोस्तों देखिए आप कमेंट करेंगे जिससे कि हमें पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। आप कमेंट जरूर कीजिए, अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। और ये ध्यान रखिए दोस्तों, इससे बाहर पेट में एक भी पॉलिटी से प्रश्न नहीं बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। दोस्तों इन प्रश्नों को तैयार करने में बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत मेहनत से ये प्रश्न आते हैं। आप विशेष रूप से इस प्रश्नों को अध्ययन कीजिए। ठीक है, देखिए आगे लिखा है, नीचे दिए गए आधारों में से राज्य किस आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत विभेद का प्रतिषेध नहीं करता। अनुच्छेद 15 के तहत क्या नहीं करता, विभेद का प्रतिषेध नहीं करता। ऑप्शन में दिया है जन्म स्थान, मूल वंश, या भाषा, या जाति। तो विभेद का प्रतिषेध नहीं करता है भाषा पर। ठीक है, किस पे, भाषा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि अधिकार कर्तव्यों को कहते हैं, अधिकार कर्तव्यों को करते हैं। देखिए अधिकार जो हैं वो कर्तव्यों को क्या करते हैं, ठीक है, ये जानना है। तो यहाँ पे देखिए बाधित करते हैं क्या अधिकार कर्तव्यों को, या निर्देशित करते हैं, या शामिल करते हैं, या विरोध करते हैं। तो क्या करते हैं, तो आंसर जो हमारा सही होगा निर्देशित करते हैं। क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं। ठीक है, आंसर हमारा 35 का निर्देशित करते हैं, बहुत सही है। चलिए आगे चलते हैं अपने हम अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है देखिए लिखा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष आतंकवाद रोकथाम अधिनियम पोटा अधिनियमित हुआ। देखिए पोटा शब्द जो है इसकी जिक्र हम लोग अपने पॉलिटी में किए हैं, जो हम लोगों ने डिटेल पढ़ा है। तो पोटा जो कह रहा है अधिनियमित हुआ है। ठीक है, तो कब 2000 में हुआ है, या 2001 में, या 2002 में, या 2003 में। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा 2002 में पोटा एक्ट आया। ठीक है, पोटा आया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारा कहता है कि मूल अधिकार किसे नहीं दिया गया है। मूल अधिकार किसे नहीं दिया, क्या दिवालिया वाले व्यक्ति को नहीं दिया गया है, या विदेशी व्यक्ति को नहीं दिया गया है, या असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्तियों को नहीं दिया गया है, या राजनीतिक पीड़ित। तो यहाँ पे जो है मूल अधिकार किसे नहीं दिया गया है, विदेशी नागरिकों को या विदेशी व्यक्तियों को मूल अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आंसर हमारा बहुत सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने हम अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न जो हमारा कहता है, ध्यान से आप समझिएगा, लिखा है कि निम्न में से कौन सी रीट उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रीट अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश या प्रतिषेध या अधिकार परीक्षा। तो देखिए ध्यान से, अगर आप जानते हो तो आंसर दीजिए, नहीं तो देखिए इसका आंसर होगा प्रतिषेध। जो प्रतिषेध रीट है ये उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को, मतलब डिस्ट्रिक्ट न्यायालयों को भेजा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपने हम अगले प्रश्न को। अगला जो हमारा प्रश्न है, देखिए लिखा है कि परमादेश रीट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसके लिए जारी किया जा सकता है। परमादेश, अभी आपको हमने बताया था परमादेश के बारे में कि सरकारी कर्तव्य करने के लिए, मतलब जो व्यक्ति अगर सरकारी कर्तव्य अपने सही तरीके से नहीं कर रहा है उसके लिए कौन सी रीट जारी होती है, परमादेश रीट। ठीक है, तो ये आंसर हम यहाँ डायरेक्ट करते हैं, असही है। कौन सा सही है, असही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है हमारा वह है, देखिए क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। सीधे उच्चतम, मूल अधिकार का यदि उल्लंघन होता है तो सीधे कहाँ जा सकता है, उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। लेकिन किस अनुच्छेद के तहत, यह अनुच्छेद देखिए 32 के तहत या 28 के तहत या 29 के या 31 के। तो इस पे आप जल्दी से आंसर दीजिए। मूल अधिकार का उल्लंघन यदि होता है तो सर्वोच्च न्यायालय में हम किस अनुच्छेद के तहत जा सकते हैं। तो आंसर जो हमारा होगा वो अनुच्छेद 32 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारा है ये कहता है कि कोई व्यक्ति कारखानों अथवा खदानों में काम नहीं कर सकता यदि उसकी आयु अधिक नहीं है। मतलब कितने वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए जिससे कि वह किसी भी कारखाने या खदानों में काम नहीं करेगा, उससे अधिक रहेगी तो वो काम करेगा। ऑप्शन में दिया है 12 या 14 या 18 या 20। तो आप सभी जानते हैं 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा किसी भी कारखानों या खदानों में काम नहीं करेगा, यह दंडनीय अपराध है। ठीक है, चलिए इसके लिए आपके खिलाफ क्या क्या याचिका दायर की जा सकती है। चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है। ठीक है, कैसा एक अधिकार है, क्या ये राजनीतिक अधिकार है, मूल अधिकार है, सामाजिक अधिकार है या विधिक अधिकार है। कैसा एक अधिकार है शिक्षा जो हमारा है मूल अधिकार है। कैसा है, यह मूल अधिकार है। ठीक है, शिक्षा मूल अधिकार है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए हमारा लिखा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को समाज के कमजोर वर्गों को नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण देने का प्रावधान है। यह किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार से, तो यहाँ देखिए अनुच्छेद 14 के तहत या अनुच्छेद 16 के तहत या अनुच्छेद 46 के तहत या अनुच्छेद 25 के तहत। ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए समाज के कमजोर वर्गों को नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण देने का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, यह अनुच्छेद है 16। ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 16। ठीक है, चलिए आगे चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न जो कहता है कि ध्यान से मूल कर्तव्य में शामिल है। देखिए फिर दोबारा ये क्वेश्चन पूछ दिया कि मूल कर्तव्य में क्या शामिल है। इसका मतलब ये है कि अगर आप पेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इसके लिए आपको मूल कर्तव्य अपने जुबान पे याद होने चाहिए। तो देखिए हम देखते हैं, पहला दिया है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो ये जो है क्या मूल कर्तव्य में शामिल है। हाँ, ऐसी बात मूल कर्तव्य में कही गई है। ठीक है, दूसरा देखिए लिखा आम चुनाव में मतदान करना, इसका जिक्र मूल कर्तव्य में नहीं है। बंधुता को लोगों के बीच बढ़ावा देना, बंधुता शब्द का भी प्रयोग हमारे मूल कर्तव्य में नहीं किया गया है। कोई उम्मीदवार जिस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, ये सब चीज़ों की बात हमारे मूल कर्तव्य में नहीं है। तो हमारा आंसर क्या सही होगा, अ। क्या सही होगा, अ आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अपना अगला प्रश्न। देखिए लिखा है
कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। ऑप्शन में दिया है 15 मार्च 2010 या 1 अप्रैल 2010 या 17 जुलाई 2010 या 10 अक्टूबर 2010। ये तो कन्फर्म है कि 10 में ही लागू हुआ है, लेकिन कब हुआ है? यह लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? कौन सा ऐसा है जो मूल अधिकार नहीं है? देखिए शिक्षा का अधिकार, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको हमने बताया है कि शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, तो ये तो है। उसके बाद सूचना का अधिकार नहीं है मूल अधिकार। भाषा और व्यक्ति का अधिकार मूल अधिकार है। जीवन का अधिकार भी क्या है? मूल अधिकार है। तो आंसर जो हमारा सही होगा वो ब होगा, जो नहीं है। सूचना का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि मूल अधिकारों का संरक्षण किसको कहा जाता है? मूल अधिकारों का संरक्षण किसको कहा जाता है? उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या सभी न्यायालयों को या अ ब दोनों को? मतलब कि मूल अधिकारों का संरक्षक किसको कहा जाता है? आप सभी जानते हैं कि मूल अधिकारों के लिए हम रीट दायर कर सकते हैं कहाँ पे? सर्वोच्च न्यायालय में। इसलिए हमारा संरक्षक भी कौन है मूल अधिकार का? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा? ब। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो हमारा कहता है कि निम्न में से किस रीट को अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का बांध कहा जाता है? अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का बांध कहा जाता है। देखिए परमादेश है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, अधिकार परीक्षा है या उत्प्रेषण है। आपको हमने बताया था बंदी प्रत्यक्षीकरण। आंसर कौन सा सही होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, आंसर ब। ठीक है, बांध कहा जाता है स्वतंत्रता का। आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है, देखिए लिखा है कि निम्न, देखिए ध्यान से लिखा है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान के निर्माता ने कहा कि यह संविधान की आत्मा और उसका हृदय है? संविधान निर्माता आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान निर्माता हैं, यह संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा है किस अनुच्छेद को? क्या 14 कहा है या 19 को या 356 या 32 को? तो देखिए आप जानते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? यह संविधान की आत्मा है। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न जो कहता है, देखिए लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? तो आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां अधिनियम या आतंकवाद निवारक अधिनियम या विदेशी मुद्राएं क्रियाएं तस्करी की रोकथाम के संरक्षण अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनियमन। तो देखिए आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कौन सा निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? विदेशी मुद्रा विनियमन, यह क्या कहते हैं? निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। तो आंसर हमारा द सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, पहले प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत संविधान में नहीं दिया गया है लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा उसे स्पष्ट रूप से मूल अधिकार घोषित किया गया है? अब यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जिसका जिक्र संविधान में नहीं है लेकिन उच्चतम न्यायालय ने या उच्चतम न्यायालय के द्वारा वह स्पष्ट रूप से मूल अधिकार के अंतर्गत घोषित है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, विधि के समक्ष क्षमता या अस्पृश्यता का अंत या संगठन और संघ बनाने का अधिकार। तो कौन सा हमारा यहाँ पे आंसर सही होगा? ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पे आंसर सही होगा निजता का अधिकार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, नागरिकों के मूल अधिकारों पर इनमें से कौन प्रतिबंध लगा सकता है?
नागरिकों के मूल अधिकारों पर इनमें से कौन प्रतिबंध लगा सकता है? क्या मंत्रिपरिषद, संसद, जनता या मंत्रिमंडल? तो आप जानते हैं कि नागरिकों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का जो दायित्व है वो संसद के पास है, क्योंकि यही संशोधन कर सकती है। तो आंसर हमारा ब सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य की सूची में शामिल है? भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य की सूची में शामिल है। ऑप्शन में दिया है धर्मनिरपेक्षता के लिए अभ्यास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करना, और तीसरा ऑप्शन देखिए दिया है कि नियमित रूप से सही तरीके से सरकार को कर देना। ठीक है, नागरिकों के मूल कर्तव्य की सूची में जो शामिल है उसके बारे में बात करनी है। तो यहाँ पे हमें पहले ही मिल गया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद, अज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करना, ये हमारे किसमें है? मूल कर्तव्य में है। तो आगे के ऑप्शन पढ़ने की कोई खास हमें ज़रूरत नहीं है। तो आंसर हमारा ब सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न जो हमारा कहता है कि अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? यहाँ पे देखिए लिखा है हम आदेश देते हैं, क्या ये है? या रोकना होता है? या किस अधिकार से या वारंट से किसी को पकड़ना है तो कोई न कोई वारंट जारी की जाती है। ठीक है, अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा सही होगा? आंसर सही होगा। अधिकार परीक्षा का मतलब है अगर किसी को पकड़ना है तो आप वारंट जारी कीजिए, उसके आधार पे पकड़िए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार है? राजनीतिक अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, या विधि के समक्ष समता, या जीवन का अधिकार? तो आप सभी जानते होंगे राजनीतिक का अधिकार चुनाव लड़ने का अधिकार है। ठीक है, आंसर ब हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है जब कोई सार्वजनिक प्राधिकारी या निगम या सरकार अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का करने से इनकार कर देता है। ठीक है, तो कौन सा, अभी आपको हमने बताया था कौन सा रिट जारी की जाती है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा? परमादेश। ठीक है, आप इसको भूलिएगा नहीं, परमादेश रिट जारी की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, पहले हम प्रश्न को अच्छे से पढ़ लें। निम्नलिखित में से किस रिट के माध्यम से उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी सार्वजनिक अधिकारियों या अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी करती है जो अपने कर्तव्य या अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं? देखिए उसी क्वेश्चन को दो बार घुमा के हमने पूछा है जिससे पता चल सके कि हाँ आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं जिससे आपको लगता है कि हम पढ़े ही नहीं हैं और ये बहुत ही कठिन पेपर है। तो ऐसा मत समझिएगा, पेपर जो भी बनता है उसी से संबंधित बनता है। आप एक बार देखिए इसके ऑप्शंस। ठीक है, अभी आपको हमने ये बताया भी है, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश या अधिकार परीक्षा। आप सभी जानते हैं कि जो सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से कर्मचारी नहीं करते हैं उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय परमादेश जारी करता है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए हमारा बहुत ही अच्छा फिर प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान के अंदर कौन सा रिट जारी नहीं किया जाता है? भारतीय संविधान के अंदर कौन सा रिट, देखिए अभी आपको मैंने बताया था 4 रिट के बारे में, 5 रिट आता है जिसमें परमादेश रिट हो गया, प्रतिषेध हो गया, उत्प्रेषण हो गया, ये हमने आपको बताया। लेकिन यहाँ पे आदेश कोई रिट नहीं होती, आदेश कोई रिट नहीं होती, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आंसर चलिए आगे चलते हैं अपने हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा देखिए आज का बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। लिखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 के अनुसार कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? यह प्रावधान किसके अंतर्गत? देखिए अनुच्छेद 31 को आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्या ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है या केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है या राज्य के नीति निर्देशक तत्व या भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार? तो यहाँ पे आप समझिए कि जो ये 31 है के अनुसार
कुछ अधिनियम और विनिमय का विधि मान्यकरण का प्रावधान जो निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? ये भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप जानते हैं अनुच्छेद 31 का जिक्र कहाँ पे किया गया है? मूल अधिकार में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम अपने आज का अंतिम प्रश्न। दोस्तों टोटल हम लोगों ने 50 क्वेश्चन किया है, लेकिन यहाँ पे 60 दिख रहा है, 10 क्वेश्चन टाइपिंग करते समय मिस हो गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है भारतीय संविधान किस उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देता है? तो आप सबको पता है कि 10 वर्ष तक के बच्चों को, या 14 वर्ष के बच्चों को, या 18 वर्ष के बच्चों को, या 21 वर्ष के बच्चों को। तो आप सबको पता है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को सरकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देती है। ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। और 14 वर्ष के बच्चे भी कहीं भी कारखानों में या खदानों में काम नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और विशेष रूप से कोई देखते समय वीडियो का आंसर आप जरूर दें कमेंट में, जिससे आपकी अपनी स्थिति भी पता चलेगी। ठीक है, और आगामी आपकी परीक्षा की तैयारी और ही मजबूत होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं, धन्यवाद।